दुल्हन दृष्टि तड़पने और चिल्लाने की जगह बिल्कुल जड़ खड़ी थी, मानो मिट्टी से बना वजूद पत्थर हो गया हो। बिहान ने उसका हाथ बेदर्दी से झटक दिया और गुस्से में बाहर निकल गया। एक मासूम दिल तोड़कर, एक रूह को जख्म देकर, एक मोहब्बत उजाड़कर। 5 साल बाद सर्दी का मौसम था। रात की चादर धीरे धीरे दिन की हल्की रोशनी को निगल रही थी। लंदन की रंगीन रोशनी से सजा शहर चमक रहा था। अमर एम्पायर के मीटिंग रूम में तनाव पसरा हुआ था। कोट पहने, काले रंग की शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मोड़े, बिहान रॉय कुर्सी पर फैला बैठा था। हाथ की मुट्ठियां कसकर अपने होठों पर टिकाए वह सामने बैठे अमर को घूर रहा था, जो किसी उलझन में नजर आ रहा था। बिहान की आवाज गूंजी, क्या परेशानी है अमर? मैं और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेजेंटेशन हो चुका है, अब बस समझौते पर दस्तक बाकी हैं। अमर फाइल पर नजरें गड़ाए पहलू बदलता बोला, असल में बिहान, यह प्रोजेक्ट तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे, इसमें एक और पार्टनर की जरूरत है। बिहान की आंखें सिकुड़ी, मतलब मुझे पार्टनरशिप करनी पड़ेगी? अमर ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, और मैंने पार्टनर चुन भी लिया है। कुछ ही देर में तुम उनसे मिलोगे। बिहान ने कुर्सी से टेक लगाई, भौएं उठाकर पूछा, और अगर मैंने ये हिस्सेदारी कबूल नहीं की तो? अमर ने सख्त लहजे में कहा, तो ये टेंडर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बिहान रॉय सन्न रह गया। उसे हिस्सेदारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका उसूल था, जो भी काम हो पूरा उसका हो, वरना ना हो। मगर अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इस टेंडर की उसे सख्त जरूरत थी। अब अपनी आदत के खिलाफ उसे हिस्सेदारी माननी ही पड़ रही थी। उसने गहरी सांस लेकर पूछा, कौन है पार्टनर? सब्र के करवे घूंट भरते हुए वह कुर्सी की टेक लगाए बैठा। अमर अभी जवाब देता, इससे पहले ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला। कमरे की हवा में अचानक महक घुल गई, जिसने उस सबके होश खींच लिए। बिहान ने गहरी सांस खींची और चेहरा दरवाजे की तरफ मोड़ा। वहां जो शख्स दाखिल हुआ, उसके आते ही माहौल बदल गया। चंद पल पहले बोझिल और भारी सी लग रही फिजा में चमक घुल गई। बिहान के माथे पर बल पड़ गए। उसकी नजरों में अचानक पहचान की एक चमक उभरी। अगले ही लम्हे वो चमक एक जज्बे में बदल गई। निगाहें लाल डोरों से भर गईं। उसकी आंखों में तपिश सी उतर आई थी जब उसने उस शख्स को देखा। सामने वही खड़ी थी, साधारण लेकिन बेहद आत्मविश्वास भरे अंदाज में, हल्की साड़ी में लिपटी, बाल बेफिक्री से जूड़ा बनाए, होठों पर सुर्ख रंग और चेहरे पर कमाल का आत्मविश्वास। वह सीधे बिहान की आंखों में झांक रही थी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। फिर अगले ही पल उसने निगाहें फेर ली और सारा ध्यान अमर की तरफ कर लिया। बिहान ने जबड़े भींच लिए। टाई ढीली करते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कसी। उसके सीने में आग भड़क उठी, जिसे उसने बामुश्किल काबू किया। अमर अपनी जगह से उठा और बोला, वेलकम मिस दृष्टि, आपका ही इंतजार था। वह मुस्कुराते हुए उसके सामने आया और हाथ आगे बढ़ाया। दृष्टि ने हल्की सी गर्दन झुकाई और बिना हिचकिचाहट उसका हाथ थाम लिया। बिहान का सब्र आजमाया जा रहा था। दृष्टि ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, शुक्रिया, उम्मीद है आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। उसके लबों पर मुस्कान थी। अमर ने आगे कहा, मिस दृष्टि, ये हैं मिस्टर बिहान रॉय। यह इस प्रोजेक्ट में आपके पार्टनर रहेंगे। जिस तरह बिहान लंदन के टॉप बिजनेसमैन में गिने जाते हैं, उसी तरह दृष्टि ने भारत की बिजनेस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। चंद ही सालों में इनकी कंपनी देश की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई है। इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी और वाकई काबिले तारीफ है। मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ। बिहान हल्की सी मुस्कान दबाते अपनी जगह से खड़ा हुआ। नाम और चेहरा उसके लिए जाना पहचाना था, लेकिन हालात के चलते वह जैसे उसे भूल चुका था। उसे हैरत हुई। दृष्टि ने फॉर्मल अंदाज में हाथ आगे बढ़ाया और बोली, हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस्टर बिहान। उसके लहजे में बिल्कुल अजनबीपन था, मानो वह उसे पहली बार देख रही हो। बिहान ने सिर झुकाकर तंजिया मुस्कान दी और उसका हाथ थाम लिया। अगर दृष्टि बरसों की पहचान को छुपाकर अजनबीपन का नकाब ओढ़ सकती है, तो बिहान रॉय भी इस खेल में माहिर था। जज्बात छुपाना और उन पर काबू पाना, बेरुखी, बेपरवाही और नफरत का नकली लहजा अपनाना,
उसके बाएं हाथ का खेल था। चंद मिनटों की मुलाकात उसके लिए ये तय करने के लिए काफी नहीं थी कि उसे दृष्टि से मिलकर सच में अच्छा लगा या नहीं। वह बोला, मैं ये थॉट तभी कहूँगा जब मुझे आपकी कंपनी में वाकई अच्छा लगेगा। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि दृष्टि का हाथ लाल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तकलीफ नजर नहीं आई। वहां सिर्फ इत्मीनान और मुस्कान थी। अगले पल उसने हाथ उसका छोड़ दिया। दृष्टि ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जबकि बिहान जेबों में हाथ डाले खड़ा उसे देख रहा था। दृष्टि बोली, आई लाइक इट। पहली मुलाकात में किसी के बारे में राय बनाना सही नहीं होता। चलिए काम की बात कर लेते हैं। वह संजीदगी से बोलती हुई अमर के पास जाकर बैठ गई। दृष्टि को अमर के करीब देख बिहान के जिस्म में आग सी दौड़ गई। उसने शर्ट के ऊपरी बटन खोले और कुर्सी पर बैठते ही एक नजर दृष्टि के पूरे वजूद पर डाली और दांत भींच लिए। अमर कह रहा था, जैसा कि आप दोनों जानते हैं, यह मेगा प्रोजेक्ट हम भारत में शुरू करने जा रहे हैं, इसीलिए आप दोनों को इसके लिए भारत जाना होगा। सारी डिटेल मेरे सेक्रेटरी आपको दे चुके हैं, बस अब कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करना बाकी है। दृष्टि को भारत के रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी है और बिहान बिजनेस की पेचीदगियों में माहिर है। मेरे लिए आप दोनों से बेहतर चुनाव कोई नहीं हो सकता। अगर आपको ऐतराज नहीं तो हम अभी दस्तखत कर लेते हैं। दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं खास इसी प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंट फ्लाइट लेकर आई हूँ। उसकी आवाज में ठहराव था और जैसे ही वो बोली, बिहान का ध्यान उन यादों से हटकर होश की दुनिया में लौट आया। 5 साल पहले छोड़े गए जख्म आज उसके सामने ताजा हो उठे थे। जिस किताब के पन्नों को उसने बंद कर दिया था, आज वही पन्ने फिर खुल गए थे। निगाहें दृष्टि पर थी और उसकी बेपरवाही बिहान को भीतर तक सुलगा रही थी। वो सच में डूबा था, लेकिन जानता था कि ये टेंडर उसके लिए बेहद जरूरी है और उसे हर हाल में इसे स्वीकार करना होगा। उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। अमर ने कहा, परफेक्ट, अब दस्तखत कर लेते हैं। उसने पहले कागज दृष्टि की तरफ बढ़ाए, फिर बिहान की ओर। दृष्टि ने दस्तखत कर दिए और जब बिहान की नजर उसके साइन पर पड़ी तो दिल में एक ठेस सी लगी। गहरे रिश्ते के बावजूद उसने अपने नाम के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा था। फिर भी बिहान ने चेहरे पर सख्ती बनाए रखते दस्तखत किए और खड़ा हो गया। तभी अमर बोला, मैंने आपका कमरा तैयार करवा दिया है मिस दृष्टि। परसों भारत वापसी तक आप मेरे घर पर ही ठहरेंगी। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है, मैं थोड़ी देर में आपसे गाड़ी में मिलता हूँ। यह कहकर वह जल्दी से मोबाइल उठाए बाहर निकल गया। जाते जाते उसके लफ्ज बिहान को अंदर तक जला गए। वह वहीं खड़ा दृष्टि को देख रहा था। तभी अचानक उसने आगे बढ़कर दृष्टि का हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। दृष्टि उससे टकरा गई। बरसों से दबे जज्बात अब उसके लिए छुपाना नामुमकिन हो गया था। इस बार भी वह खुद पर काबू नहीं रख पाया, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। दृष्टि जो मीटिंग रूम में अचानक अकेली पड़ गई थी, डर के मारे बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रही थी। वो अचानक बिहान रॉय से टकरा गई। उसकी हालत देखकर वो बुरी तरह बौखला गया। उसकी आंखें आखिरी हद तक फैल गईं। सामने खड़े बिहान की खून उतरती निगाहों में झांकते हुए उसे गहरा डर महसूस हुआ। उस डर की सनसनाहट उसकी रीढ़ की हड्डी से पूरे जिस्म में दौड़ गई। जिस बेफिक्री का नाटक वो अब तक कर रही थी, सब एक झटके में खत्म हो गया। न अजनबीपन बचा, न बेपरवाही। तुम कहीं नहीं जाओगी दृष्टि। बिहान का लहजा बर्फ जैसा ठंडा था, जो उसकी नसों में दौड़ते खून को जमा देने वाला था। दृष्टि उसकी इस हालत पर हैरान और सहमी खड़ी थी। उसकी आंखें तो डर में डूबी ही रही थीं, लेकिन उस पर उसकी तेज सांसें और भी बवाल मचा रही थी। बिहान की कड़वी आवाज उसके दिल में आग की तरह धधक गई। उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर बोली, आप होते कौन हैं इस तरह मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मुझे पकड़ने का, मुझे रोकने का आपको कोई हक नहीं है। छोड़िए मुझे। वो अगर जानती कि यहाँ उसकी मुलाकात बिहान रॉय से होगी
तो शायद इस ऑफिस ही नहीं, इस शहर की जमीन पर कदम रखने से भी बचती। बिहान की कनपटी की नसें फड़कने लगी। दृष्टि को किसी गैर मर्द के पास बैठते देखना सब कुछ उसे जलते अंगारों पर घसीट रहा था। और अब उसके लफ्ज जो उसे और भी तड़पा रहे थे, मैं कौन हूँ इसका जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं। दृष्टि, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं कि मैं हमारे रिश्ते को भूल जाऊं। बिहान के शब्दों में चुभन थी। दृष्टि के होठों पर तंजिया मुस्कान फैल गई। उसके चेहरे पर नफरत और बेगानगी साफ झलक रही थी। उसकी मुस्कान देख बिहान के होंठ भी सख्ती से भींच गए। हमारे बीच रिश्ता, दृष्टि ने कड़वे अंदाज में कहा। वो रिश्ता मिस्टर बिहान जिसे आप भरी महफिल में 2 कौड़ी का कर गए थे, वो रिश्ता जिसे मैं सालों से अकेले निभाती आई हूँ। हाँ, वही रिश्ता। उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी नमी तैर आई थी। बिहान की पकड़ उसके बाजू पर और मजबूत हो गई। जवाब उसके पास नहीं था, बस जलती हुई आग थी जो उसके सीने में धधक रही थी। सामने खड़ी लड़की के लहजे और अंदाज से बस नफरत ही नफरत टपक रही थी। 5 साल पहले आप इस रिश्ते की हकीकत मुझ पर जाहिर कर चुके थे मिस्टर बिहान। अब आपके लबों पर इसका जिक्र भला नहीं लगता। आपको मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं है। अब यूं मुझे रोकने, पकड़ने या सवाल जवाब करने का हक आपके पास नहीं है। दृष्टि ने पूरी ताकत से कहा और आंखों में तैरती नमी को निगलते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल दी। बिहान उसके शब्दों से हिल चुका था। बरसों बाद भी दृष्टि का अंदाज उसे अंदर तक चोट पहुंचा गया। वो पल भर के लिए कमजोर पड़ा, लेकिन फिर खुद को समेटते हुए उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पकड़ने और तुमसे सवाल जवाब करने का हक मुझे है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, खुद तुम भी नहीं। तुम मेरी पत्नी हो दृष्टि, पति हूँ मैं, और तुम मेरी बीवी होकर किसी गैर मर्द के घर हरगिज नहीं ठहर सकती। उसके शब्द पर दृष्टि भड़क उठी। उसका बाजू मरोड़ते हुए बिहान उसे और करीब खींच लाया। दृष्टि का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। उसने नजरें झुका ली। वो घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। पत्नी नहीं, ठुकराई हुई औरत हूँ मैं, और ठुकराई जाने वाली कोई चीज हो या इंसान, उस पर हक नहीं जताया जाता। मिस्टर बिहान, आप हद पार कर रहे हैं, दूर रहिए मुझसे। उसका लहजा ठंडा था और आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। इन 5 सालों में उसने सबसे ज्यादा यही सीखा था कि अपने जज्बात को कैसे कैद में रखना है। वो सच बोल रही थी, एक ऐसा सच जो बिहान पर ठंडे पानी की तरह गिरा और उसे जला गया। मैंने हद पार नहीं की, बिहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब लगता है हद पार करना पड़ेगा, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुमसे दूरी बनाने का फैसला मेरा था, तुम्हारा नहीं। तुम पर अपना हक कभी खत्म नहीं किया था। बिहान की गुस्से से लाल आंखें दृष्टि की ठंडी आंखों से टिक गईं। बिहान को अपने हालात कांटे से चुभने लगे। दृष्टि सर से पांव तक कांप उठी। इससे पहले कि वो अपना बचाव करती, बिहान राय उसके चेहरे के बेहद नजदीक आया। जब बिहान थोड़ा पीछे हटा तो उसके होठों पर ताना मारने वाली मुस्कान थी। दृष्टि ने गहरी सांस भरी ही थी कि तभी मीटिंग रूम में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। सामने खड़ी दृष्टि गुस्से और नफरत की जिंदा मिसाल बनी खड़ी थी। उसकी आंखों में तैरती नफरत उस थप्पड़ से कहीं ज्यादा चुभ रही थी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? 5 साल पहले मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर फिर सबके सामने ठुकराकर चले गए थे। 5 साल का दर्द मेरी किस्मत में डाल दिया। पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत उड़ा दी। पलट कर देखने की फुर्सत तक नहीं मिली कि जिस लड़की को अपने नाम से जोड़ा था वो जिंदा है या मर गई। और अब 5 साल बाद वापस आकर मुझ पर हक जताने चले। बिहान रॉय, मैं दृष्टि हूँ। मुझे अपनी इज्जत, अपना आत्मविश्वास सबसे बढ़कर है, और वो आत्मविश्वास मुझे मजबूर करता है कि मैं उस मर्द से नफरत करूं जिसने मुझे ठुकराया था। गहरी नफरत। दृष्टि का लहजा गूंज रहा था। बिहान का गाल थप्पड़ से लाल हो गया था और थप्पड़ की गूंज मीटिंग रूम की दीवारों से टकराकर बिहान के कानों तक ऐसे उतर रही थी जैसे पिघला हुआ शीशा। सामने खड़ी यही लड़की कभी उस पर जान छिड़कती थी और आज वही उससे नफरत का दावा कर रही थी। बिहान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि दृष्टि उसे इस तरह ठुकरा देगी। वो तो पिछले 5 सालों से ये सोचकर जी रहा था कि दृष्टि उसकी मोहब्बत में तड़प रही होगी, लेकिन आज उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। दृष्टि की आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है बिहान, और अब प्लीज मुझसे दूरी बनाए रखो। जिस रिश्ते को तुमने 5 साल पहले
पहले अधूरा छोड़ दिया था उसे मैं कब का दफन कर चुकी हूँ। दृष्टि की आवाज डगमगा रही थी लेकिन सख्त खड़ी थी। बिहान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। कौन सा नुकसान दृष्टि? तुम्हारा नुकसान उस दर्द के बराबर भी नहीं जो मुझे और मेरे खानदान को उठाना पड़ा। मेरी बहन की इज्जत पर उंगलियां उठाई गई। मेरे पिता का सर शर्म से झुक गया। पूरे खानदान के सामने वो सिर उठाने लायक नहीं रहे। मेरी बहन ने बेगुनाह होते हुए भी जिल्लत और ताने झेले और तुम कहती हो कि तुम्हारा नुकसान। बिहान का गुस्सा फूट पड़ा। गुनहगार अब विक्टिम बन रहा है, अपने किए से मुकर रहा है। दृष्टि का लहजा तल्ख था। मैंने कहा था ना, सिर्फ एक सवाल बिहान। दृष्टि ने उसका कॉलर पकड़ते हुए आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या मैंने तुम्हें बर्बाद किया? क्या मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत मिटाई? क्या मैंने उन्हें ठुकराया? बिहान उसकी आंखों से नजरें चुराने लगा। तुम्हारे भाई अरविंद। बिहान की बात अधूरी रह गई। दृष्टि चीख पड़ी, तो फिर मुझे सजा क्यों दी गई? क्यों मुझे गुनहगार ठहराया गया? क्यों मेरी मोहब्बत का गला घोटा गया? मेरे सपनों को कुचला गया? बिहान का चेहरा सकपका गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर थी, लेकिन अरविंद ने मेरी बहन को ठुकराकर हमारी इज्जत मिटाई थी और उसी का इंतकाम मैंने लिया। उसी की बहन को अपनी बीवी बनाकर। उसकी आवाज कांप रही थी। जिस तरह उसने मेरी बहन को इंतजार करवा कर ठुकराया था, उसी तरह मैंने उसकी बहन को अपना बनाकर उसकी जिंदगी को इंतजार की सजा दी। दृष्टि के लिए ये सुनना आसमान से गिरने जैसा था। उसका पूरा वजूद थरथरा उठा। बिहान ने सख्त अंदाज अपनाते हुए अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दृष्टि का हाथ उसके हाथों में था। जब उसने जवाब दिया, उसे लगा था कि उसकी बातों से सामने वाली की आंखों में दर्द और नमी उतर आएगी, वो तड़प उठेगी, लेकिन उसकी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। दृष्टि रॉय के होठों पर हल्की सी मुस्कान सज गई और वो उससे थोड़ा दूर हो गई। बोली, शादी हुई थी मेरी तुमसे। अरविंद की बहन के साथ साथ मैं तुम्हारी बीवी भी थी। एक लम्हे को भी क्या ख्याल नहीं आया तुम्हें, जिसे तुम बर्बाद कर इंतकाम का जरिया बना रहे थे? वो औरत तुमसे जुड़ी हुई थी। तुमने उस इंतकाम की आग में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। बिहान रॉय, मेरी मोहब्बत, मेरा गुरूर, मेरी खुशियां और आखिर में यह रिश्ता भी जिसे मैं दिल से निभाना चाहती थी, आज वो सब तुम्हारे इंतकाम में तबाह हो गया। और आज दृष्टि जो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, अब तुमसे सख्त नफरत करती है। वो झूठ कह रही थी। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये सच नहीं है। उसके तेज धड़कते दिल की हर धड़कन उसे उसके झूठ का एहसास दिला रही थी, लेकिन अब दिल की सुनने वाली दृष्टि मर चुकी थी। ये जो औरत अब उसके सामने खड़ी थी, वो पत्थर जैसी मजबूत हो चुकी थी, दिमाग से खेलना जान चुकी थी। बिहान को लगा जैसे किसी ने उसके वजूद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। नफरत का दिखावा खुद करना उसके लिए आसान था, लेकिन दृष्टि के होठों से नफरत सुनना उसके लिए नामुमकिन और असहनीय था। उसने तड़प कर कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। ये नफरत का इजहार सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने का बहाना है। तुम यहाँ आई ही मेरे लिए हो। मेरे नजदीक आते ही तुम अपनी मौजूदगी से मुझे कमजोर करती हो। चाहती हो मैं अपने इंतकाम से पीछे हट जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहान राय को अरविंद से जुड़ी हर चीज से नफरत है, चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो, चाहे वो एक वक्त मेरी मोहब्बत ही क्यों ना रही हो। उसने जो तकलीफ मुझे दी वो सूद समेत लौटानी थी और मैंने लौटा दी। उसके लफ्ज जहर की तरह दृष्टि की रगों में उतर रहे थे, लेकिन उसकी खामोशी में भी जहर भरा जवाब था। उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडे लहजे में कहा, गलत फहमी है तुम्हारी। अगर मुझे पता होता कि इस प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर तुम हो तो मैं ये प्रोजेक्ट कभी स्वीकार ही नहीं करती। यकीन करो, मुझे अब ना तुमसे मोहब्बत है ना नफरत। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर हो और इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। दृष्टि की संजीदगी ने साफ कर दिया कि जो रिश्ता वो अधूरा छोड़ गया था, उसे मुकम्मल करने की चाह अब उसके अंदर मर चुकी है। उसके सामने खड़ा शख्स अब महज उसके लिए एक अजनबी था। बिहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में बंध गए। वो सुर्ख निगाहों से उसे देखता रहा, लेकिन जैसे ही दृष्टि ने अपनी बात मुकम्मल कर पलटकर कदम बढ़ाए, अचानक एक ख्याल ने उसकी सांसें थाम दी।
कभी कभी आंखों से देखा भी झूठ हो सकता है। क्या पता जिन्हें तुम कमजोर समझ रहे हो वही जालिम हो, और जो तुम्हें जालिम लग रहे हैं वो असल में कमजोर हो। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए दृष्टि ने पलटकर एक नजर बिहान रॉय के सुर्ख चेहरे पर डाली और संजीदगी से कहा, फिर दरवाजा खोलकर कदम आगे बढ़ा दिए। बिहान उसके लब्ज पर एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन अगले ही पल सर झटकते हुए उसने हाथ की मुट्ठी भींच दी और दीवार पर दे मारी। वह चिल्ला उठा, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, बहुत नफरत। इस खानदान के हर शख्स से मुझे नफरत है, बेहद नफरत। ये सब अपने किए गए जुल्म मानने से इनकार करते हैं, बेशरम लोग, और तुम भी उनमें शामिल हो। मुझे अपने चुनाव पर अफसोस है, अपनी मोहब्बत पर अफसोस है। दृष्टि, मेरा इंतकाम पूरा होगा। मैं मरते दम तक तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। तुम उम्र भर मेरी राह देखती रहोगी, लेकिन बिहान रॉय तुम्हें कभी अपनी निगाह भी नहीं देगा। ठुकराए जाने की बेइज्जती, दुत्कारे जाने की तकलीफ ही तुम्हारा नसीब बनेगी। अरविंद तुम्हारी सूरत से अपनी नजरें चुराएगा। 5 साल पहले वो एक कैद जिस्म था जिसमें खून बह रहा था, मगर रूह बेजान थी। आज जब वो अपनी धड़कनों के साथ खेल रहा था, उसके दिल में कसक, एक ठेस, एक उबाल था। उसे लगा कोई ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई मुमकिन ही नहीं। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल छिन चुका था। वो दीवार से टिकते हुए बड़बड़ाया और उसकी निगाहें उस कब्र की तरफ चली गईं जहां दृष्टि की बेतहासा मोहब्बत दफन हो चुकी थी। शहर से कुछ दूर उस आलीशान फार्म हाउस में खुशियों का डेरा था। हर कोई मुस्कुराहट में डूबा हुआ था। आखिर रॉय खानदान के लाडले और एक लौते बेटे का विवाह जो था वो किस्मत वाला था जिसने अपनी चाहत को अपना लिया था। फार्म हाउस के 3 कमरे रात की रोशनी में रोशन थे। एक कमरे में दृष्टि ने अपने शादी के जोड़े को बाहों में लेकर होठों पर हल्की मुस्कान सजाई थी। उसकी आंखों में आने वाले कल के सपने तैर रहे थे। दिल की तेज धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ बिहान रॉय अपनी मोहब्बत और पूरा हक पाने की बेचैनी में बालकनी से चांद को देख रहा था। वो चाहता था कि ये चांद जल्दी डूब जाए और सूरज जल्दी निकल आए ताकि उसके जीवन का नया और सबसे हसीन दिन शुरू हो सके। कल उसकी चाहत उसकी दुल्हन बनकर उसके सामने होगी। तीसरे कमरे में कोई बेचैनी से करवटें बदल रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। बेड पर पड़े उस वजूद ने झटपट मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर चमकते मैसेज को पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वो जल्दी जल्दी बिस्तर से उठी, साइड टेबल पर रखे कुछ कागज उठाए और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोलकर बाहर निकलते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। माथे का पसीना पोंछते उसने चारों तरफ देखा। अचानक लॉन के अंधेरे कोने में किसी शख्स की मुस्कान चमकी। वो कदम बढ़ाती हुई पास आई, बोली, कभी कभी लगता है तुम्हारी जिद और जुनून मेरी जान ले लेंगे। अंधेरे में खड़ी काव्या रॉय ने नितिन से कहा, मगर मैं क्या करूं, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं आता। ये बेचैनी मुझे खींच ही लाती है। उसकी गुलाबी सलवार कमीज में निखरती सूरत चांदनी के मारे और भी दमक रही थी। नितिन ने उसकी कलाई थाम ली और मुस्कुराया, मजबूर हूँ, तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता। काव्या मुस्कुराती हुई उसके गले में बाहें डालकर मोहब्बत में खो गई। काव्या उसकी हरकत पर लाल पड़ते हुए पीछे हटी और अपने हाथ में पकड़े कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए। कागजात देखते ही नितिन की आंखें चमक उठी। उसी पल अगर काव्या मोहब्बत की पट्टी अपनी आंखों से हटा लेती और नितिन की आंखों में झांक लेती तो समझ जाती कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक खेल है। असल मकसद था मुकेश रॉय की बर्बादी और मोहरा बनी थी उसकी बेटी। इससे पहले काव्या मुकेश रॉय के कई प्रोजेक्ट्स की फाइलें पहुंचा चुकी थी, मगर अंदर का जमीर लगातार उसे कोस रहा था, बेचैन कर रहा था। नितिन ने संजीदगी से पूछा, तुम्हारे लिए क्या अहम है, मैं या तुम्हारा भाई? काव्या ने बिना पल गवाए कहा, तुम अहम हो। उसकी बात पर नितिन का चेहरा सख्त हुआ, मगर अगले ही पल वह मुस्कुरा उठा, यही अदा तो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। काव्या रॉय, नितिन तुम्हारे लिए खुद को भी लुटा देगा, कहकर उसने उसे गले से लगा लिया। काव्या उसकी झूठी मोहब्बत, मीठी बातों के जाल में फंसकर उसकी कठपुतली बन चुकी थी। उसके हर काम में साथ देती, सही गलत की परवाह छोड़कर उसके इशारों पर नाच रही थी। हदों को लांघते
लांघते वो ऐसे अंधेरे कुएं में गिर चुकी थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। नितिन और मुकेश रॉय के बीच सालों पुरानी दुश्मनी थी। अब ये दुश्मनी इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए हर हद पार करने को तैयार थे। वजह थी सिर्फ जलन। मुकेश रॉय की तरक्की और कामयाबी देख देख कर नितिन के सीने में आग लगती थी। उसी जलन में पागल होकर नितिन ने कई बार उसके प्रोजेक्ट्स छीनने की कोशिश की थी, मगर हर बार बाबूलाल उसके ढाल बन जाते। जितनी गहरी नितिन और मुकेश रॉय की दुश्मनी थी, उससे कहीं ज्यादा गहरी बाबूलाल और मुकेश रॉय की दोस्ती थी। जहां कहीं मुकेश रॉय पर मुसीबत आती, बाबूलाल उसके साथ खड़े हो जाते, और जब बाबूलाल पर कोई मुश्किल आती तो मुकेश रॉय उसका सहारा बन जाते। इसी दोस्ती को मजबूत रखने के लिए दोनों परिवारों ने अपनी औलादों को एक दूसरे से जोड़ने का फैसला किया, और ये फैसला आसान भी था क्योंकि बाबूलाल की बेटी दृष्टि और मुकेश रॉय का बेटा विहान रॉय पहले ही एक दूसरे की मोहब्बत में डूब चुके थे। इसीलिए कल का दिन दोनों के लिए सबसे खास था। कल दृष्टि और विहान की शादी थी। शादी का इंतजाम शहर से दूर एक बड़े से फार्म हाउस में किया गया था। नितिन अब तक छोटे छोटे वार करके मुकेश रॉय को परेशान करता आया था, लेकिन असली नुकसान के लिए उसे एक मोहरे की तलाश थी, और वो मोहरा उसे मिल गया था काव्या रॉय की सूरत में। मोहब्बत का जाल बुनकर उसने उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब उसकी सांसें भी नितिन की मर्जी पर चल रही थी। काव्या को नितिन अपने काबू में कर चुका था। उससे कई अहम कागजात और जानकारियां हासिल कर ली थी, जिनसे पिछले कुछ महीनों में वह मुकेश रॉय को नुकसान पहुंचा रहा था। और काव्या दिल की नादान जमीन पर नितिन के नाम का फूल बोते हुए उसे अपना हमदर्द और सच्चा साथी समझकर उसकी हर बात मानती चली जा रही थी, यह जाने बिना कि जिस मोहब्बत को वह अपनी सांस समझ रही है वो झूठ है। यह मोहब्बत की हसीन वादी नहीं, बल्कि फरेब का एक दलदल है जिसमें वह धंसती चली जा रही थी। दोनों दुनिया की बातों से बेगाना होकर एक दूसरे में खोए थे कि तभी कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों घबरा कर अलग हुए। नितिन के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी और काव्या का रंग पीला पड़ गया। अरविंद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ताजा हवा लेने के लिए वो लॉन में आया था और यूं ही टहलते टहलते पिछली तरफ चला गया। वहां उसने एक कोने में दो सायों को संदिग्ध हरकतें करते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वह तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो आवाज देता, उसके कदमों की आहट सुनकर नितिन और काव्या चौंक पड़े। काव्या के सहमे हुए चेहरे को देखकर अरविंद दंग रह गया और उसके सामने खड़ा शख्स नितिन था। नितिन और मुकेश रॉय की दुश्मनी कितनी गहरी है जो हर साल और भी भड़कती जा रही थी। अरविंद कुछ कहता इससे पहले ही नितिन बिजली की तेजी से भागा और दीवार कूदकर ओझल हो गया। अरविंद उसकी रफ्तार देखकर हैरान खड़ा सोच में पड़ गया। इधर काव्या ने फौरन अपने दिमाग में चाल चली। उसने बाल बिखेर लिए, अपनी आस्तीन फाड़ डाली, गर्दन पर नाखून मार कर निशान बना लिए और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अरविंद जो हैरत में जमे खड़ा था, उसकी हरकतें देखकर संभला और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? खामोश हो जाओ काव्या। मगर काव्या चीखती रही। कमरे में लेटा विहान काव्या की चीखें सुनकर उठ बैठा और आवाज का पीछा करता हुआ लॉन की तरफ भागा। दृष्टि और बाकी लोग भी नींद से जागकर वहां पहुंच गए। अरविंद के हाथ पांव फूल गए। उसने काव्या को समझाने की कोशिश की, देखो तुम जो करना चाहती हो उससे मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हें नितिन पसंद है तो मैं अंकल से बात करूंगा, डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा राज कभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, इससे बाज आओ। अरविंद उसे समझा ही रहा था कि काव्या ने उसे घूरा और अगले ही पल दौड़कर विहान से लिपट गई और रोते हुए चिल्लाई, विहान मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। विहान के सीने से लगकर काव्या चीखों के बीच बेसुध सी हो गई। विहान ने सख्त निगाहों से अरविंद को देखा जो बार बार इनकार में सिर हिला रहा था। काव्या चीख चीख कर बोली, ये मुझे बदनाम करना चाहता है, ये मेरे साथ गलत काम करने आया था, मैंने इसे कभी नजर उठाकर देखा तक नहीं, ये मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। काव्या की मासूमियत भरी अदाकारी ने सबको हैरत में डाल दिया। तभी बाबूलाल और रीता जी भी वहां पहुंच गए। उनकी नजरें कभी काव्या पर जाती तो कभी हक्के बक्के खड़े अरविंद
अरविंद पर। अरविंद ने कांपती आवाज में कहा, पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नितिन के साथ देख चुका हूँ, वही नितिन जिससे अंकल की दुश्मनी है। मैंने ना इससे नजर मिलाई ना कोई गलत काम किया, ये झूठ बोल रही है। अपना राज छुपाने के लिए ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। काव्या ने रुंधे गले से कहा, मैं लॉन में टहलने आई थी, मुझे घबराहट हो रही थी, ये मेरा पीछा करने लगा, मुझे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। जब से आया है गलत नजरों से देख रहा है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि कल शादी थी, लेकिन आज ये और उसने बिहान की तरफ देखते हुए नकली आंसुओं के बीच वो बातें कही कि सबका दिल पिघल गया। बिहान का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और उसने अरविंद को खा जाने वाली नजरों से देखा। अरविंद बेबस होकर बोला, आप मेरा यकीन करें पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं औरत की इज्जत को समझता हूँ, मगर उसकी सफाई सुनने को कोई तैयार नहीं था। मुकेश रॉय उसकी बात पर तमतमाए हुए खड़े थे। बाबूलाल से सख्त लहजे में कहा, जो हरकत तुम्हारे बेटे ने की है उसकी सजा माफी नहीं, मौत है। बात और बढ़ेगी तो बदनामी भी उतनी ही फैलेगी। इस मामले को आज रात अंधेरे में ही खत्म कर दो। सुबह का उजाला देखना है तो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को अपना लेगा। उसे छोड़ के मैं तुम्हारे सारे एहसान और दोस्ती का कर्ज उतार रहा हूँ। मुकेश रॉय की ये बात सुनकर अरविंद ने जोर से नकारा, जबकि रीता जी खामोश निगाहों से बिहान की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में अचानक उमड़ आई नफरत ने उसे तोड़ कर रख दिया। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? बिहान ने गुस्से और दुख में कहा। वहीं काव्या भी भीतर ही भीतर तड़प उठी थी। मुकेश रॉय बोले, बात बदनामी से रोक रहा हूं मैं। बिहान जिसने मेरी बेटी को बदनाम करना चाहा, वही अब उसे अपनी बीवी बनाकर इज्जत देगा। अब तो तुम्हारा और दृष्टि का रिश्ता भी तय हो चुका है। दोस्ती तोड़कर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। पूरी बिरादरी के सामने मैं किसे जवाब दूंगा? उनके मन का दर्द छलक पड़ा। उनकी बात सुनकर सबने अरविंद को कसूरवार मान लिया और दोस्ती तक खत्म करने का मन बना लिया। दृष्टि को तो ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। जो रिश्ता अभी शुरू भी नहीं हुआ था उसे तोड़ने की बात हो रही थी। पापा मैं ये शादी नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, अरविंद ने विनती की। बाबूलाल की आंखों में अविश्वास देखकर उसका दिल टूट गया। शादी नहीं करोगे? शादी नहीं करोगे तो फिर अपनी बहन को बर्बाद होते देखना चाहोगे? जिसे हमने लाड़ से पाला वो कल समाज में रुस्वा हो जाएगी। तुम्हें हर हाल में काव्या से शादी करनी ही होगी। सच झूठ जो भी हो, मुझे बस अपनी बेटी की इज्जत बचानी है। बाबूलाल ने अरविंद के गाल पर थप्पड़ मारा। दृष्टि ने रोते हुए बिहान की तरफ देखा। बिहान खामोश बैठा था। उसने एक बार भी अपने पिता की बात का विरोध नहीं किया। उसकी चुप्पी ने दृष्टि को और तोड़ दिया। अरविंद ने दृष्टि की तरफ देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अरविंद को ऐसा लगा जैसे उसका सीना चोक कर दिया हो। दृष्टि उसकी जान थी, लेकिन अब अपनी वजह से उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। वो बेगुनाह होते हुए भी गुनाह कबूल करने को तैयार हो गया और काव्या को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें किसी ने छीन ली हो। कुछ घंटे पहले जिस घर में शहनाइयां बज रही थी वहां अब सन्नाटा था। अगला दिन सबके लिए खास होना था, लेकिन अब जैसे सब कुछ बेरौनक हो गया था। स्टेज पर 2 सोफे रखे गए थे। एक तरफ दृष्टि दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी भीगी आंखें, कांपते होंठ और हथेलियों को कसकर पकड़े वो हर लम्हे अपने दिल की धड़कनों को तेज महसूस कर रही थी। बगल में बैठे बिहान का खामोश और ठंडा रवैया उसे और तकलीफ दे रहा था। दूसरी तरफ काव्या बैठी थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। अपने हाथों को बार बार मसल रही थी। उसके किए गए काम ने अब उसी को फंसा दिया था। वो तो सिर्फ नितिन की चाहत में खोई थी और अब किसी और से शादी करने जा रही थी। अरविंद वहां मौजूद नहीं था। बाबूलाल और मुकेश रॉय उसकी राह देख रहे थे, लेकिन वो आया ही नहीं। वक्त बीतने लगा। मेहमान आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आखिरकार बाबूलाल और मुकेश रॉय ने दृष्टि और बिहान का विवाह शुरू करवा दिया। कुछ ही घंटों में दृष्टि बिहान की पत्नी बन गई। बधाइयों की आवाजें गूंज उठी। उसी बीच बाबूलाल का खास नौकर फोन पर अरविंद को खबर दे रहा था। कॉल खत्म करते ही अरविंद ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। वो बोला, मुकेश अंकल को मेरा खत दे देना। मुझे यकीन है बिहान कभी दृष्टि को नहीं छोड़ेगा, भले ही वो मुझसे अब नफरत करे, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो अपने लिए बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दे।
देर सवेर सब ठीक हो जाएगा। अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए अरविंद एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट की ओर बढ़ रहा था। नौकर ने एक खत मुकेश रॉय को दिया। खत पढ़ते ही मुकेश रॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें किसी अनहोनी का डर पहले से ही था और खत में लिखी बातें देखकर वो वहीं धराशायी हो गए। बिहान जो दृष्टि के बगल में बैठा था भागते हुए मुकेश रॉय की तरफ दौड़ा। दृष्टि ने भी अपना भारी लहंगा उठाया और घबराई हुई उनके पीछे भागी। जमीन पर गिरे मुकेश रॉय के पास खत भी पड़ा था। बिहान ने उसे उठाया और गुस्से से उसकी मुट्ठी भींच गई। अगले ही पल उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उछाल दिए। दृष्टि की सांसें अटक गई। अभी कुछ ही देर पहले जो शादी की रस्म हुई थी वो अब उसे बोझ लगने लगी। बिहान का बदलता रूप देखकर दृष्टि को लगा जैसे उसके सिर पर पूरी दुनिया गिर पड़ी हो। उसने सख्त आवाज में कहा, जिस तरह मेरी बहन आज बदनाम हुई है उसी तरह आपकी बेटी भी रुसवा होगी। बाबूलाल जी, आपके बेटे ने मेरी बहन को ठुकराया था और अब मैं आपकी बेटी को ठुकराता हूँ। ये सुनकर दृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वहीं काव्या रॉय जो अंदर ही अंदर घुट रही थी उसकी सांस में जान आई। दृष्टि की आंखें फटी रह गईं। वो बिहान को देखती रही जिसने कुछ देर पहले ही उसे अपनी पत्नी कबूल किया था और अब उसी मोहब्बत से मुंह मोड़कर उसे पूरी महफिल में ठुकरा रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। बिहान उसके बेहद करीब आकर बोला, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उसी खानदान से हो जिसने हमें बर्बाद किया। दृष्टि, उस शख्स की वजह से मेरी बहन की इज्जत पर दाग लगा। उसी वजह से आज मेरी बहन पूरी बिरादरी के सामने रुसवा हुई और मैं बिहान रॉय उस खानदान से जुड़ी लड़की को कभी अपनी बीवी नहीं मान सकता। हाँ, तमाम उम्र तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा लेकिन मेरा साथ तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। उसकी तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मेहमान आपस में कानों में बातें करने लगे। बाबूलाल लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचे और रीता जी ने उन्हें संभाला। मुकेश रॉय तो पहले ही गहरे सदमे में डूबे बैठे थे। दृष्टि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हर लफ्ज उसकी रगों में जहर की तरह उतर रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बिहान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका प्यार ही उसे इस तरह सबके सामने अपमानित कर देगा। टूटते बिखरते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन बिहान का एक एक लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह बज रहा था। तो तुम इंतकाम लोगे बिहान? दृष्टि की हिचकी भरी आवाज में बेकसी थी। बिहान ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, इसे इंतकाम ही समझ लो। जिस तरह मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है उसी तरह अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होगी। मैंने सबके सामने तुम्हें ठुकरा दिया ताकि वही तकलीफ जो मेरी बहन ने सही है वो अब तुम्हें भी मिले। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसके बाजू से छुड़ाया और भीड़ के बीच से निकल गया। दृष्टि वहीं खड़ी रह गई, टूटी बिखरी और सबके सामने रुसवा। अरविंद ने जो किया उसका खामियाजा उसकी बहन को भुगतना पड़ा। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो रूह को इस तरह झचकोर देते हैं जैसे किसी ने जलता हुआ लावा रूह पर उड़ेल दिया हो और रूह पानी की किसी बूंद को तरस रही हो। ऐसा ही असर बिहान रॉय के अल्फाज का दृष्टि पर हुआ था। मगर हैरानी की बात यह थी कि दृष्टि रोने धोने या चीखने चिल्लाने के बजाय खामोश थी, जैसे मिट्टी का बना कोई बुत हो। बिहान उसका हाथ बेरहमी से झटकते हुए क्रोध से भरे कदमों के साथ वहां से निकल गया। उसने एक मासूम दिल तोड़ दिया, एक रूह पर गहरे जख्म दे दिए, एक नादान मोहब्बत को उजाड़ दिया। अगर वो ठहर जाता और दृष्टि की खामोशी को देख लेता तो शायद हार जाता, लेकिन इंतकाम की आग उसके सीने में सुलग रही थी। उसके जाते ही मुकेश रॉय अपनी बेटी काव्या को लेकर वहां से निकल गए। ये सब बात बाबूलाल के दिल में चुपचाप छिप गई और दृष्टि भी टूटी हालत में अपने माँ बाप के साथ घर लौट आई। वक्त तो गुजरना ही था, वो गुजर गया। बिहान ने अपने कहे अल्फाजों पर अमल करके दिखाया।
उसने पलटकर दृष्टि का हाल तक न पूछा। वहीं दृष्टि अपनी मोहब्बत को नफरत में बदलने की कोशिश करती रही। दिल पर गहरे घाव और टूटे हुए अरमानों के साथ उसने जिंदगी जीनी शुरू कर दी, वो जिंदगी जिसे उसे बिहान के साथ जीना था। अरविंद के चले जाने के बाद कारोबार की बागडोर दृष्टि ने संभाली और कुछ ही सालों में बिजनेस को खूब तरक्की दिला दी। दृष्टि के रिश्ते के खराब होने की बात बाबूलाल के लिए इतना गहरा सदमा बनी कि उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। घर की तमाम जिम्मेदारियां दृष्टि के नाजुक कंधों पर आ गईं। इस बोझ को उठाते उठाते उसने अपनी खुशियों को खुद से दूर कर लिया। 5 सालों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने जज्बात दिल में कैद कर लिए, मोहब्बत की यादों को सीने के एक कोने में बंद कर लिया, चेहरे पर मजबूती का नकाब ओढ़ लिया। उधर बिहान ने भी अपनी मोहब्बत को दिल की गहराइयों में दफना दिया था, खुद को काम में उलझा लिया था। मगर 5 साल का फासला भी उसके सीने में जलती इंतकाम की आग को ठंडा ना कर सका। वो जानता था कि उसने अपनी मोहब्बत खुद ही गला घोट कर मारी है, अपना घर खुद ही बर्बाद किया है, मगर इंतकाम की तड़प उसके हर दर्द को जायज ठहराती रही। 5 साल बाद उनकी मुलाकात किसी इत्तेफाक से कम नहीं थी। बाबूलाल और अमर के बीच बिजनेस के रिश्ते बने थे। इसी सिलसिले में अमर ने प्रोजेक्ट के लिए उनके परिवार से संपर्क किया। बाबूलाल ने दृष्टि को लंदन भेजा ताकि वह डील फाइनल कर सके। दृष्टि जब अमर के ऑफिस पहुंची और उसे पता चला कि दूसरा पार्टनर बिहान है तो उसके कदम ठिठक गए। दिल किया वापस लौट जाए, मगर आखिर कब तक, सामना तो कभी ना कभी करना ही था। उसने खुद पर काबू पाते हुए तमाम जज्बातों को छिपाकर पूरे आत्मविश्वास से बिहान से मुलाकात की। मगर 5 साल बाद भी बिहान की आंखों और लफ्जों में वही नफरत और तिरस्कार देखकर उसका दिल फिर से लहूलुहान हो उठा। बिहान भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। 5 साल बाद दृष्टि को सामने देखकर उसे पा लेने की ख्वाहिश हो रही थी, मगर अहंकार और इंतकाम ने उसके कदम जकड़ लिए। उसने फिर से दृष्टि को ठुकराया, मगर इस बार जवाब में उसे दृष्टि की नफरत भी सुननी पड़ी। बिहान हैरान रह गया। दोनों अपने अपने जज्बातों को दबाकर नफरत की राह पर चलते रहे, जिसकी मंजिल किसी को नहीं मालूम थी। दोनों एक प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचे थे। पिछले 1 महीने से उनके बीच खामोशी थी, वो खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी। दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी जुड़े हुए थे। बिहान दिन ब दिन बेचैन हो रहा था। 5 साल पहले जब उसने दृष्टि से किनारा किया था तो इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही थी। जब दृष्टि उसे नजरअंदाज करती रही, इंजीनियर से बात करते करते उसकी नजरें बार बार दृष्टि की ओर उठ जाती। दृष्टि सलवार कमीज में बिजनेस पॉइंट डिस्कस कर रही थी, उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। तभी इंजीनियर ने बताया, सर 5वीं मंजिल की छत पर ओवरलोड है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दृष्टि बोझिल कदमों के साथ इंजीनियर से बातें करते हुए ऊपर की ओर बढ़ गई। बिहान के होंठ सख्त हो गए, उसका दिल अब काबू से बाहर हो चुका था। दृष्टि के साथ के लिए उसका दिल तड़प रहा था, लेकिन उसका ईगो उसे रोक रहा था। जब एक मजदूर हाँफते हुए वहां तक आया, बिहान ने बिल्डिंग की तरफ देखा। सारे मजदूरों को वहां से निकालो जल्दी, इंजीनियर चिल्लाया, जबकि बिहान की निगाहें उसी बिल्डिंग पर जमी थी जहां से धीरे धीरे मलबा गिरना शुरू हो चुका था। उसके सामने कुछ लम्हों पहले का मंजर तैर गया जब दृष्टि बिल्डिंग में दाखिल हुई थी। उसकी ठंडी आंखों में अचानक एक खौफ की झलक उभरी। दिल की धड़कनें तेज होकर उसे अंदर ही अंदर किसी नुकसान का एहसास करा रही थी। एक मजबूत जिद्दी मर्द उस वक्त जान की परवाह किए बिना तेज कदमों से गिरती हुई बिल्डिंग की ओर भागा। पीछे इंजीनियर और बाकी स्टाफ उसे वहां भागते देख चीख पड़े, लेकिन उसके कानों में उस वक्त सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दृष्टि की। उसकी सांसें जैसे सीने में ही कैद हो गई। बिल्डिंग में दाखिल होते ही उसने खौफ भरी आंखों से चारों तरफ देखा और दृष्टि को तलाशने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। अगले ही पल उसने बुलंद आवाज में उसका नाम पुकारा। दृष्टि 4थी मंजिल पर खड़ी मटेरियल देख रही थी। अचानक बिल्डिंग के हिलने और छत से मलबा टूटकर गिरने पर वो खौफ से पीछे हटने लगी। उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन पैर लोहे की सलाखों में फंस गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठों से दर्द भरी सिसकारी निकली, पांव में मोच आ गई थी।
और माथा वहां रखे बॉक्स से टकराकर जख्मी हो गया। दृष्टि ने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। माथे की चोट से उसके होश उड़ते जा रहे थे। वो भागना चाहती थी, लेकिन जिस्म में अब ताकत बाकी ना थी। आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। मदद के लिए दिल ही दिल में बिहान का नाम लिया। उसकी पुकार बिहान ने सुन ली थी। उस नाम को सुनते ही दृष्टि होठों पर हल्की सी मुस्कान ले आई। वो मुस्कान खौफ और बेबसी से लिपटी हुई थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी उसकी धुंधली निगाहों ने बिहान को अपनी तरफ बेतहासा भागते देखा और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गई। बिहान की हालत देखकर किसी को भी यकीन ना आता कि ये वही इंसान है जो नफरत और इंतकाम की बातें करता था। उस वक्त उसकी हालत देखकर लग रहा था मानो अगर दृष्टि को कुछ हो गया तो उसकी सांसें भी थम जाएंगी। चौथी मंजिल पर पहुंचते ही उसने दरवाजे के पास दृष्टि को जमीन पर पड़ा देखा। उसका कलेजा मुंह को आ गया। अगले ही पल भागते हुए उसके पास पहुंचा और झटके से उसे उठा लिया। दृष्टि, उठो यार, ऐसे मत करो, मैं डर रहा हूँ, मुझे ऐसे डरा मत दो। उसकी भर्राई आवाज किसी मजबूर की तरह थी। दृष्टि की कोई हलचल ना पाकर वो तेजी से उसे लेकर बाहर की तरफ भागा। बाहर कदम रखते ही पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़ी। कुछ देर और हो जाती तो शायद वो उसे ढूंढ भी ना पाता। गाड़ी निकालो। ड्राइवर को देखते ही बिहान चीखा। हर पल उसे डर लग रहा था कि उसकी जान छिनती जा रही है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और बिहान दृष्टि को लेकर गाड़ी में बैठ गया। उसे लग रहा था मानो एक लम्हे के लिए भी दृष्टि दूर हुई तो खो जाएगी। रास्ते भर वो बेताबी से उसके माथे से खून पोंछता रहा, उसके बालों को संभालता रहा। कुछ ही मिनट के बाद बिहान दृष्टि को लेकर अस्पताल पहुंचा और अस्पताल में दृष्टि का इलाज शुरू कर दिया गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बिहान से बोला कि चिंता की ज्यादा कोई बात नहीं है, सर में चोट आई है और हमने टाके लगा दिए हैं और कमजोरी है। आपने अच्छा किया जो वक्त रहते आप इन्हें अस्पताल ले आए। अगर खून ज्यादा बह जाता तो मुसीबत हो सकती थी। आप इन्हें अब घर ले जा सकते हैं, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बिहान दृष्टि को लेकर गाड़ी में बैठ गया। दृष्टि अभी भी बेहोश थी और अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हो गया। उस वक्त न नफरत थी, न शिकवे, न गिले, बस एक ही ख्वाहिश थी कि दृष्टि होश में लौट आए। दृष्टि धीरे धीरे होश में आने लगी। आंखों की पलकों में हरकत हुई और उसने धीरे से आंखें खोली। ऊपर सफेद सीलिंग देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी शिकंजे में कैद हो। उसने चेहरा दाईं ओर घुमाया और थम सी गई। बिहान उसके बिल्कुल पास था। नींद में डूबा हुआ दृष्टि का दिल तेजी से धड़क उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही इंसान जो नफरत का दावा करता था उसे इस तरह किसी मोती की तरह संभाल रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में चमक आई, जैसे मोहब्बत ने नफरत की दीवार तोड़कर अपनी जगह बना ली हो। और मोहब्बत भरी निगाहों से दृष्टि बिहान को देख रही थी, जिसकी हर वक्त तनी हुई भौएं इस वक्त ढीली थी। उसकी आंखें बंद थीं और घने बाल माथे पर गिर रहे थे। उसके होंठ हल्के से खुले थे। उस बिखरे हुए हाल में भी बिहान ने दृष्टि के दिल की धड़कनों में हलचल मचा दी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट में घोड़े दौड़ रहे हो। यह अजीब सा एहसास था, दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेचैन हो। बेख्याली में उसने बिहान की तरफ झुककर उसके माथे पर हाथ रखा। उसके पेट में गुदगुदी सी उठी। तभी बिहान ने अचानक आंखें खोल दी। दृष्टि सकपकाकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर गई। वो जाग चुका था। दृष्टि ने तुरंत दूरी बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो उसके सामने अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन दिखा चुकी थी। सच्चाई यही थी कि वो आज भी उसके प्यार और उसके साथ को तरस रही थी। विहान जो अभी अभी उसकी हरकत महसूस करके नींद से जागा था, फिर दृष्टि का यूं शर्माना और दूरी बना लेना उसकी मुस्कुराहट का सबब बन गया। उसके जख्मों पर टाके लगे थे। थकान और दर्द के कारण वो जल्दी ही फिर से बेहोश हो गई। बिहान दृष्टि को लेकर फार्म हाउस पहुंचा। पूरा दिन दृष्टि बेहोश रही थी और इन 24 घंटों में बिहान एक पल भी उसके पास से नहीं हटा था। वो खुद कब और कैसे नींद की गिरफ्त में आया उसे पता ही नहीं चला। होश आते ही उसे अपने अतीत की नफरतें और इंतकाम याद आया और वो फिर अपने अतीत में सिमट गया। दृष्टि ने उसे यूं खुद से परे हटता देखा तो तड़प उठी। उसका दिल आज हार मान लेना चाहता था।
उसे यकीन था कि बिहान आज भी उससे मोहब्बत करता है, वरना वो पूरी रात उसके पास रहकर उसकी देखभाल क्यों करता। वहीं बिहान जो मुद्दतों बाद उसके दिल के आगे झुकने लगा जब दृष्टि ने उसका बाजू पकड़ लिया। बिहान जो बिस्तर से उठकर बाहर जाने लगा था, अपना हाथ उसकी गिरफ्त में कैद महसूस कर पलटा। कदम मत बढ़ाओ बिहान, प्लीज, अब और दूरी बर्दाश्त नहीं। दृष्टि की भर्राई आवाज में इल्तिजा थी। बिहान का दिल पिघल सा गया, लेकिन उसकी जिद, उसका अहंकार आड़े आ गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे मुकद्दर में ये दूरी लिखी जा चुकी है। मैं जुदाई का फैसला 5 साल पहले सुना चुका हूँ। उसके चेहरे पर बेअसर लहजा था, मगर अंदर से वो टूटा हुआ था। विहान आज भी उसकी खुशबू का मोहताज था जो कुछ पल पहले उस पर छाई थी। दृष्टि की आंखों में ठहरे आंसू पलकों से टूटकर बह निकले। मैं इस सजा की हकदार नहीं थी, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे सजा मत दो। मैं अपनी सारी जिद, अपना मान सम्मान पैरों तले रौंदते आज तुमसे तुम्हारा प्यार और साथ मांग रही हूँ। बिहान, मुझे फिर से ठुकराओ मत। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत नहीं करते, कर ही नहीं सकते, और आज मुझे यकीन हो चुका है तुम्हारी पुकार में डर था, मेरे दूर हो जाने का डर। तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करते हो। बिहान, लौट आओ मेरे पास, अपना लो मुझे। हमारी मोहब्बत को नफरत और बदले की आग में मत झोंको। दृष्टि उठकर बैठी और रोते हुए अपना सिर बिहान के हाथ पर टिकाकर फरियाद करने लगी। बिहान को उसका हर आंसू अपने दिल पर तेजाब की तरह गिरता महसूस हुआ। वो चुपचाप से उसकी ओर देख रहा था। उस टूटते वजूद को गले से लगाने की चाहत थी, मगर हाय, उसके और दृष्टि के बीच अब भी अहंकार और पिछली कड़वाहट की दीवार खड़ी थी। हाँ, ये सच है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। तुम मेरे नाम से जुड़ी औरत हो, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, लेकिन सच समझ लो, मेरा फैसला वही है जो 5 साल पहले था। मैं अरविंद की बहन को कभी अपना नहीं बना सकता। तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ बदला है, महज बदला। बिहान के ये शब्द दृष्टि के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़े। उसकी हिचकियां थम गईं। वो धीरे से बोली, कहते हो मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, लेकिन 5 साल पहले भी तो तुम मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए ही छोड़ गए थे। आज फिर दूसरी बार मुझे ठुकरा रहे हो बिहान। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में रखकर सिर्फ तुम्हारा साथ मांगा था। दृष्टि ने सिर उठाकर अपनी सुर्ख आंखें सीधे बिहान के चेहरे पर टिका दी। बिहान ने नजरें चुरा ली। मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था। उसके लहजे में कड़वाहट घुली थी। दृष्टि का आत्मसम्मान उसे चीख चीख कर याद दिला रहा था कि उसने इस आदमी के आगे अपनी इज्जत मिटा दी और बदले में ठुकरा दी गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अब कभी तुम्हारी तरफ नहीं लौटूंगी। मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई थी बिहान रॉय, लेकिन आज आज तुमने मेरे दिल से अपना प्यार नोच कर बाहर निकाल दिया है और उसकी जगह नफरत बो दी है। दृष्टि शर्मा तुमसे अब इतनी दूर चली जाएगी कि तुम मेरे साए तक को भी नहीं छू पाओगे। उसने अपने आंसू बेदर्दी से पोंछे और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। बाहर निकलने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक चक्कर आने से उसका सिर झंझना गया और वो लड़खड़ा गई। बिहान ने उसे थामने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दृष्टि ने उसके हाथ झटक दिए। उसके लहजे में चुभन थी। जिस औरत को उसका आदमी तन्हा छोड़ दे, वो हर मोड़ पर ऐसे ही लड़खड़ाती है। उसके लिए खुद को संभालना जरूरी होता है, और जब औरत खुद संभलना सीख जाती है तो मर्द की औकात एक खोटे सिक्के से भी कम रह जाती है। और अब मुझे संभलना आ गया मिस्टर बिहान। अब हर मोड़ पर आप तो मुझे सहारा देने के लिए मौजूद नहीं होंगे ना, इसीलिए कुछ पल की रहम दिली दिखाकर मुझे फिर कमजोर करने की कोशिश मत कीजिए। आज से, अभी से आपके और मेरे बीच हर रिश्ता खत्म और सिर्फ नफरत और बदला। सर्द लहजे में कहते हुए दृष्टि बिना पलटे कमरे से बाहर निकल गई। बिहान उसके शब्दों से पत्थर सा बन गया। उसने एक नजर अपनी खाली हाथों पर डाली, फिर उस दरवाजे की तरफ जहां से दृष्टि गुजरी थी। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ भाई। दृष्टि बाबूलाल की हवेली के खास कमरे में दाखिल होते ही भर्राई आवाज में बोली। रॉकिंग चेयर पर झूलते अरविंद ने उसकी ओर हैरत से देखा। उसकी सुर्ख आंखें देखते ही वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैं हार गई हूँ भाई, आज बिल्कुल हार गई हूँ। मैंने अपने भीतर का सारा दिखावा, सारी बेरुखी उतार कर उसके आगे झुककर उसका साथ मांगा था, लेकिन उसने मुझे दुत्कार दिया।
मैं उससे कभी नफरत नहीं कर पाई थी, लेकिन आज वो मुझे मजबूर कर गया कि मैं खुद से नफरत करने लगूं। मैं अब यहाँ और नहीं ठहरूंगी। रोते हुए वो उनके करीब जाकर उनके कंधे पर सिर रखकर बोली। अरविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अपने कंधे का सहारा दिया। उन्हें 3 साल हो गए थे लौट कर आए। उस वक्त रीता जी और दृष्टि को उन पर पूरा यकीन था, मगर हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया था। वो सफाई देना चाहते थे, मगर मौका ही नहीं मिला। लौटने पर रीता जी और दृष्टि दोनों ने उन्हें गले से लगाकर उनके रवैये को माफ कर दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ, अरविंद धीरे से बोले। दृष्टि ने उनका कंधा पकड़कर कहा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ भाई। उसने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, बस आंखों के देखे पर यकीन कर लिया और हमारी मोहब्बत तबाह कर दी। एक दिन सब सच सामने आएगा, आप बेगुनाह साबित होंगे। अपने आप को कसूरवार मत समझिए। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। बस मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। अगर मैं यहाँ और रही तो सच में मर जाऊंगी। उसने सिर उठाकर उनसे गुजारिश की। अरविंद ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके बालों पर हाथ फेरा। शायद उन दोनों के रिश्ते की किस्मत में अधूरापन ही लिखा था। वो अंधेरे में डूबे कमरे में अकेला बैठा था। उंगलियों के बीच सिगरेट सुलग रही थी। हाथ में थामी दृष्टि शर्मा की तस्वीर को देखता हुआ उसके अल्फाज, उसके फैसले, उसकी फरियाद, उसके आंसू याद कर कर के तड़प रहा था। वो हर याद उसे बेचैन, बेकरारी और तकलीफ के ऐसे एहसास में धकेल रही थी जिनसे निकलना नामुमकिन था। नफरत तो आज जीत चुकी थी, लेकिन मोहब्बत हार गई थी। नफरत मोहब्बत पर हंस रही थी और मोहब्बत बिहान से शिकवा कर रही थी, जिसने दृष्टि के साथ साथ अपनी जिंदगी भी सिर्फ दर्द और सजा से भर ली थी। इंतकाम की आग में अंधा होकर उसने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना जाने कितनी देर तक वह सोचों में डूबा सिगरेट का धुआं सीने में उतारते खुद को जलाता रहा कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। कोई अंदर आया और लाइट जला दी। वह वैसे ही बेजान सा टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठा दृष्टि की तस्वीर को ताकता रहा कि तभी एक जाना पहचाना वजूद उसके करीब आया और बेड पर बैठकर अपनी बात शुरू की। 5 साल हो गए बिहान, और मैं इतने सालों से अपने गुनाहों का बोझ ढो रही हूँ। अब तो मुझे डर लगने लगा है, अगर इसी बोझ के साथ मर गई तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुख होगा। मैं फार्म हाउस गई थी, वहाँ नौकर ने बताया तुम किसी लड़की के साथ आए हो। अंदर जाते तुम्हें देखा तो जिज्ञासा के चलते तुम्हारे पीछे आई और तुम्हारे और दृष्टि के बीच की बातें छुपकर सुनी। सच कहूँ तो तुमने अपने इंतकाम में अपनी मोहब्बत को बर्बाद कर दिया, उसे सजा दी जो बेगुनाह थी। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, अरविंद भी बेगुनाह है। काव्या धीमी आवाज में बोली तो बिहान के जमे हुए शरीर में हलचल हुई। माथे पर बल डाले वो उसकी बात सुन रहा था। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, अरविंद सही कह रहा था। उस रात मैं नितिन के साथ थी। पापा के पुराने दुश्मन नितिन ने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। मैं उसकी बातों में आकर उसे सब कुछ सौंप बैठी। उसकी बातों में आकर कई कागजात और राज तक पहुंचाती रही। मेरा जमीर मुझे बार बार टोकता रहा, लेकिन मैं सब अनसुना करती रही। बिहान अब समझ में आता है कि तुम्हारे बिजनेस को जितना नुकसान पहुंचा उसके पीछे नितिन ही था। अगर शादी वाले दिन अरविंद गायब ना होता तो मैं खुद भाग जाती। अरविंद का ना आना मुझे एक भयानक कदम उठाने से बचा गया था। लेकिन उसी रात मैं नितिन से मिलने गई थी, उससे उसका साथ मांगने गई थी, और पता है उसने क्या कहा? उसने मुझे दुत्कार दिया। उसने कहा कि मैं उसके लिए सिर्फ एक जरिया थी, अपने भाई को बर्बाद करने का जरिया। उसके लिए मैं कभी मोहब्बत नहीं थी, बस एक खेल थी। काव्या की आंखें नम हो गईं। उस रात उसकी दुत्कार ने मुझे तोड़कर रख दिया। घर लौटकर मैंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और सबको यही लगा कि मैंने अरविंद के ठुकराने पर ऐसा किया। लेकिन असलियत यह थी कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी सच कहने की। मैंने सच को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं खुद को गंदा गुनहगार महसूस कर रही हूँ। मेरा जमीर मुझे चैन से जीने नहीं देता बिहान। मैंने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैं माफी चाहती हूँ।
हालांकि जानती हूँ कि माफी मिलेगी नहीं, बस इतना कहूंगी कि दृष्टि से माफी मांगकर उसे अपना लो, उसका घर बसाओ। शायद तुम दोनों का सुख देखकर मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो सके, और अगर तुम्हारे दिल में जरा भी रहम बाकी हो तो मुझे माफ कर देना। मैं ताउम्र तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। काव्या ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में बोली, पापा को सच बताकर आ रही हूँ, उनका दिल बड़ा है। उन्होंने मुझ जैसी एक गुनहगार औरत को माफ कर गले से लगा लिया। अब तुमसे भी यही उम्मीद है बिहान, तुम भी अपनी बहन को माफ कर देना। अब जाओ, देर मत करो, अपनी मोहब्बत को वापस हासिल कर लो। अपनी जगह से उठते हुए काव्या ने हाथ जोड़ते भीगी आवाज में कहा और कमरे से निकल गई। विहान को लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने क्या कर दिया था, किस हद तक गिर गया था, यह सोचकर उसकी रूह कांप उठी। कानों में दृष्टि के शब्द गूंजे और वह एक झटके से उठकर बैठ गई। नहीं, अब वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। वह बिजली की तरह कमरे से बाहर निकला। मंजिल थी बाबूलाल जी की हवेली। हवेली इस वक्त खामोशी में डूबी थी। अंदर अरविंद शांत लहजे के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बिहान की तरफ उठी। वहां वह लड़का खड़ा था जो अपनी हारी हुई हालत में उनसे माफी चाहता था और जिसकी आंखें किसी तलाश में भटक रही थी। अरविंद का लहजा ठंडा मगर भारी था। जिसकी तलाश में तुम यहाँ तक आए हो वो अब तुमसे बहुत दूर जा चुकी है बिहान। तुम्हारे दिए जख्मों की तलब उसमें नहीं थी। हमारे लिए तुम्हारा नाम अब मर चुका है। कोई रंजिश नहीं है, बस एक सिकवा है। दृष्टि इन सबकी हकदार नहीं थी। बिहान का बदन सन्न रह गया। उसकी लाल आंखों में ठहरे आंसू किसी भी वक्त छलकने को थे। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें रोका, लेकिन उसके दिल में चीर डालने वाला दर्द अब सहा नहीं जा रहा था। 5 साल पहले जो उसने किया था वही आज दृष्टि ने कर दिखाया था। वह उसे छोड़ गई थी। मैं उसे ढूंढूंगा। विहान ने सर उठाकर अरविंद की ओर देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा। अरविंद ने गहरी सांस लेते उसके कंधे पर हाथ रखा। ढूंढो, लेकिन याद रखो बिहान, तुम दोनों खुशियों के हकदार हो। दृष्टि के साथ नई शुरुआत करने के लिए बस एक माफी की जरूरत है। तुम मुझसे माफी मांग लेना और अपनी गृहस्थी बसा लेना। अरविंद उसकी आंखों में झांकता रहा। उसमें पछतावा साफ झलक रहा था। धीरे धीरे उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। अब वह दर दर अपनी मोहब्बत की तलाश में भटकने वाला था और उसे यकीन था कि यह सफर बहुत कठिन होगा। गाड़ी में आकर उसने सीट से सिर टिकाया। उसकी पलकों पर 2 आंसू ढलक कर बालों में अटक गए। पछतावे का जहर उसकी रगों में उतरकर पूरे वजूद को झकझोर रहा था। तभी अचानक गाड़ी में एक औरत की आवाज गूंजी। अगर तुम्हारा इरादा विहान रॉय के घर जाने का नहीं है तो मुझे बता दो, मैं उतर जाती हूँ। आवाज सुनकर बिहान चौंक पड़ा। उसकी बंद आंखें फौरन खुली। बिहान ने पैसेंजर सीट पर बैठे चेहरे की तरफ देखा और हक्का बक्का रह गया। तुम यहाँ कैसे? वो बेयकीनी में डूबा देख रहा था। दृष्टि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मैं यहाँ हूँ। दरअसल इरादा तो मेरा तुमसे दूर जाने का था, बहुत दूर। सामान वगैरह भी पैक कर लिया था, लेकिन कमरे से निकलने के बाद लॉज में गूंजती तुम्हारी टूटी फूटी आवाज और पछतावे में डूबे लफ्जों ने मेरा इरादा बदल दिया। 7 समुद्र पार जाने की बजाय मैंने अपने ससुराल आना बेहतर समझा। वो लापरवाही सा अंदाज दिखाती हुई आंखें घुमाकर बोली। बिहान का दिल चाहा वो जोर से चिल्लाए, दीवानगी में झूमकर नाच उठे। तो मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? बिहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। दृष्टि ने भौंवे चढ़ाते हुए तीखे लहजे में कहा, नहीं, तुम्हारे बदले मैं सूद समेत लूंगी, लेकिन पास रहकर। अब अगर तुमने गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो मैं अपना इरादा बदलने में देर नहीं लगाऊंगी। विहान रॉय, बिहान ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे इरादे की ऐसी की तैसी कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जो सजा देनी है पास रहकर दो। सारी जिंदगी अगर माफी मांगने को कहोगी तो मांगूंगा। सारी उम्र तुम्हें मनाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अपनी हर गलती मानता हूँ। दृष्टि की रगों में सुकून उतर गया। उसने गहरी सांस ली। बात को खींचना और खुद को और सजा देना अब उसे भी ठीक नहीं लगा। असल में वो भी तो बस उसका प्यार और उसका साथ चाहती थी। धीरे से उसने कहा, बस एक बात याद रखना, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना बिहान। मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। बिहान ने उसे गले लगाकर कहा, कभी नहीं करूंगा, अपनी कोई गलती दोहराऊंगा नहीं। ये दूसरा मौका मेरे लिए नई जिंदगी जैसा है और इस नई जिंदगी में मैं तुम्हें खुद से दूर, खुद से खफा कभी नहीं होने दूंगा।
यकीन करो मेरा, उसने दृष्टि की आंखों में देखते हुए कहा। एक दर्दनाक सफर खत्म हो चुका था, अब एक नया सफर शुरू होने वाला था। फर्क बस इतना था कि आने वाली हर आजमाइश का सामना वो दोनों मिलकर करेंगे, और इस नए सफर की पहली मंजिल वही थी, उस शख्स को उसकी करतूतों की सजा दिलाना जिसने उनकी जिंदगियों में तूफान खड़ा कर दिया था। बिहान रॉय ने ठान लिया था, नितिन को उसके गुनाहों की सजा जल्द ही मिलेगी। दृष्टि ने कहा बिहान से कि वो काव्या को माफ कर दे। उसने जो भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया, और कई बार लोग अपने स्वार्थ में सही गलत भूल जाते हैं। बिहान, वो तुम्हारी एक लौती बहन है, मैं चाहती हूँ तुम उसे माफ कर ये बोझ भी हल्का करो, क्योंकि हम अब सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। बिहान ने काव्या को माफ कर दिया। दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए किसी बेगुनाह की जिंदगी को बर्बाद करना कहीं से भी उचित नहीं होता। और भी कई सारे रास्ते होते हैं, उन रास्तों को ढूंढें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बेगुनाह की जिंदगी को बर्बाद ना करें। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को हाइप दें। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।